नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं उन पर बातचीत करेंगे। 2-3 दिन से किसी निजी कारण की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है और अभी जल्द ही आप लोगों को एक अच्छी खबर भी मिलने वाली है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए। आप लोगों को जल्द ही लाइव क्लास की स्वागत जो है वो देने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बातचीत की, और जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके सामने रखने वाले हैं। हो सकता है कल से ही आपको लाइव क्लासेस की जो शुभकामनाएं हैं वो मिल जाए। तो गुरुकुल तारानगर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर सुबह हमेशा की तरह लाइव क्लासेज आपको कल से मिलने वाली है। तो चलिए, आज की क्लास की तो हम शुरुआत करते ही हैं, इसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है, राफेल नडाल ने 14वीं बार जीता फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल खिताब जो है वो। ये सबसे बड़ी खबर है मेरे मित्रों। आने वाली परीक्षाओं में आपकी परीक्षा का ये सवाल बनने वाला है। निश्चित तौर पर 5 स्टार्स जो नंबर है वो इसको मैं दे रहा हूँ, ये नहीं 5 स्टार नंबर का सवाल है। इसका मतलब जरूर आपको ध्यान रखना है। 14वीं बार केला फ्रेंच ओपन जीता इन्होंने, 14 बार। नॉर्वे के केस्पर रूड जो है इनको हराकर जो वो 6-3 6-3 6-0 से मात दी है। खिताबी जीत के बाद 22 हुई नडाल की ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या, निकले फेडर जोकोविच से 2 कदम आगे। तो यहाँ पर देखना है, फेडर जो है वो नोवाक जोकोविच से 2 कदम आगे निकल गए, यानी 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती है। पहले ये दोनों बराबर थे, लेकिन अब जो है वो आपको पता होना चाहिए, फेडर जो है वो 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले। अभी वीडियो के एग्जाम में परी में ये सवाल आ भी चुका है मेरे मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता जो हैं वो कौन है? राफेल नडाल हैं। और राफेल नडाल ने अभी हाल ही में 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और टोटल ये कितने फ्रेंच जीत चुके हैं? तो फ्रेंच ओपन जो है वो इन्होंने 14वीं बार जो जीता है। 14 फ्रेंच ओपन अब तक ये जीत चुके हैं। इसके बाद देखिए, इन्होंने लाल बजरी के बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो राफेल नडाल को जाना जाता है। और फ्रेंच ओपन में अपनी बादशाहत जारी रखी 36 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी जो है वो राफेल नडाल है, यानी स्पेन से इनका संबंध है। नॉर्वे के केस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-3 6-3 6-0 से मात देकर रिकॉर्ड 14वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जो वो अपने नाम पर किया है। 5वीं वरीयता राफेल नडाल ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे। 8वीं वरीयता प्राप्त रूड को कोई मौका इसमें नहीं दिया, यानी रूड जो है उनको इसमें हराया। यानी नॉर्वे और किसके बीच में? स्पेनिश खिलाड़ी के बीच में। एक तो स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और कौन है? रूड जो है वो कहाँ के? नॉर्वे के। इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला जो है वो खेला गया, और इसमें कौन जीतते रहे? तो स्पेन के राफेल नडाल ने जीत दर्ज की। उप विजेता इसमें नॉर्वे के रूड रहे। तो ये दोनों बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में इन्होंने कितनी बार? तो 14वीं बार जो है वो फ्रेंच जीता है, और टोटल 22 ग्रैंड स्लैम इसमें हो चुके हैं। चलिए मित्रों, अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर हम रख रहे हैं। अफगानिस्तान के मानवीय सहायता जो है उसके बारे में अभी भारत ने इसका निरीक्षण किया है। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख के लिए एक भारतीय दल 2 जून से काबुल के दौरे पर है। इसके सदस्य मानवीय सहायता वितरण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के संगठन मिलकर जो वो मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। यह दल उन स्थानों का भी दौरा करेगा जहां भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू की जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों को देखते हुए सहायता भेजने का फैसला किया था। भारत ने वहां खाद्य सामग्री, दवाइयां और कोविड रोधी टीकों सहित राहत सामग्री की कई खेप वहां पर भेजी है। भारतीय सहायता का अफगानिस्तान समाज के सभी वर्गों में स्वागत किया है। भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के बारे में बातचीत करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी और तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 1990 के दशक में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। वर्ष 1950 की मैत्री संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप से आगे बढ़े थे। भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश और वित्तीय प्रतिबद्धताओं, यानी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूर्ति की है, और अफगान सरकार के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध जो है वो विकसित किए हैं। लेकिन अब एक बार फिर वह अनिश्चितता की स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि अमेरिका सैन्य बल की वापसी ने अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को प्रभावी रूप से बदल दिया है, और तालिबान ने
अब वहाँ तेज़ी से अपनी क्षेत्रीय पकड़ जो है वो मजबूत कर लिया। तो मेरे मित्रों, हालांकि तालिबान में विभिन्न देश सहायता मुहैया करा रहे हैं, लेकिन तालिबानी जो वो अपनी सोच से जो है वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वापस जो वो टीवी एंकर की फ़ोटो अभी आप लोगों ने टीवी में देखी होगी, इनको हिजाब पहनकर या फिर जो है वो मुँह ढककर जो है वो टीवी पर अपना शो करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार के इन्होंने अपने संदेश जो हैं वो सब जगह भेजे हैं, जो कि एक सही बात नहीं है। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो पूरे विश्व भर में 1 जून को मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की और लोगों का ध्यान आकर्षित करना। इस दिन बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं तथा उनके लिए विशेष समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार विश्व के कुल बाल मजदूरों में 12% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। बहुत बड़ी बात है ये। यूनिसेफ का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारत में बाल मजदूरी जो है वो 12% है। ये बहुत बड़ी बात है। और भारत में कानून के अनुसार बाल श्रम कराने पर 6 माह से 2 साल तक कारावास की सज़ा जो है वो हो सकती है। इस प्रकार की भी घोषणा वहाँ पर की गई है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। जो है वो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से जो है वो साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया था। हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस साइकिल रैली का आयोजन किया। फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल के उपयोग पर बल दिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियां आयोजित की है। 75 प्रतिभागी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। साइकिल की विशेषता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। यह दिवस सतत विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने तथा समाज में साइकिल के उपयोग की संस्कृति को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के आयोजन जो है वो समय समय पर किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो बाल रक्षा दिवस जो है वो 1 जून को, और साइकिल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। मेरे मित्रों, आप सब भरोसा करिए, पिछले 2-3 दिन में हो सकता है आपकी क्लास नहीं हो, लेकिन जितनी भी जानकारी है वो सब जो परीक्षा उपयोगी है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। उसमें मैं 1% भी कोई कमी नहीं कर रहा हूं। जो जानकारियां उन दिनों में भी आपके काम की थी वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी ऐसे करंट अफेयर्स को चाहे मैं कितना ही पढ़ाऊँ वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन परीक्षा उपयोगी सारी बातें जो है वो मैं आपके सबके सामने रखता हूँ और आप उसके बारे में चिंता मत करिएगा। हाँ जी, एकीकृत लैंडस्केप प्रबंध योजना क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित संगठनों के द्वारा 2 जून 2022 को ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान के केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय जल मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 मार्च 2021 को इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। दिसंबर 2021 में भारत सरकार के इसके क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी। इस योजना में बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी प्रमुख प्रजातियों के बेहतर आवास, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रावधान है। इससे जैव विविधता संरक्षण तथा मानव कल्याण, विशेष रूप से वन आश्रित समुदायों के लिए परिदृश्य को समग्र रूप से समेकित करने में मदद मिलेगी। इसे मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ संपर्क को मजबूत करके इस परिदृश्य में बाघों को रखने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद लगाई गई है। तो देखिएगा, लैंडस्केप जो परियोजना है, या फिर आप ऐसे कह लीजिएगा एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना जो है, इसमें सम्मिलित रूप से भारत सरकार
और उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, प्लस इसमें केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उस पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखा जा सके। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। क्या है पुनीत सागर अभियान? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो है इसने 30 मई 2022 को अपने देशव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर के नवीनतम चरण की शुरुआत की थी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, हाल ही में 30 मई से लेकर के 5 जून 2022 तक चलने वाला पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? बीएसएफ से है या एनसीसी से है या सीआईएफ से है, सीआरपीएफ से है? तो आप बताना है कि इसका संबंध एनसीसी से है। इन्होंने इसको 30 मई से लेकर 5 जून तक चलाया है। इस अभियान के नवीनतम चरण में 10 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेट ने इसमें भाग लिया। एनसीसी कैडेटों के साथ देश भर के कई स्थानों पर एनसीसी के पूर्व छात्र, स्थानीय लोग और पर्यटक भी इस अभियान से जुड़े। इस अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे को सरकार निजी एजेंसियों के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाया जाएगा। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत एनसीसी द्वारा नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने, समुद्र तटों व नदियों के किनारों को साफ रखने महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में अवगत कराना है, उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाना है। एनसीसी का गठन 1948 में एचएन कुंजरू समिति 1946 में जो बनी थी, इसकी सिफारिश पर 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है और इसका नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, परीक्षा में इस तरीके के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है सत्येंद्र नाथ बोस की। अभी हाल ही में हमने जो है वो गूगल ने 4 जून 2022 को प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञान के जाने माने भौतिकी विज्ञानी, गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए विशेष डूडल जो है वो गूगल ने बनाया और उनको श्रद्धांजलि दी। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ। बोसोन एक उप सारणीकरण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका नाम सत्येंद्र बोस के नाम पर पड़ा। वे भारतीय मैथमेटिशियन और ऑप्टिकल फिजिक्स में वैज्ञानिक थे। बोस की भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खनिज विज्ञान, दर्शन कला, साहित्य और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रुचि थी। उन्हें 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने 20 बोस स्टैटिक्स और बोस कंडेंसेट की स्थापना की थी। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की खोज की। 1924 में बोस ने शास्त्रीय भौतिकी में के संदर्भ में बिना प्लैंक के क्वांटम विकिरण नियम पर एक पेपर लिखा। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो हाल ही में क्यों चर्चा में आए हैं सत्येंद्र नाथ बोस साहब? तो हाल ही में गूगल ने जो 4 तारीख को उनका डूडल जो है वो रखा था, तो इस वजह से चर्चा में आए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये भौतिक विज्ञानी और गणित के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज की क्लास का है, आज की क्लास में मुझे ये लगता है कि 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। ओनली वन अर्थ, इसको रट्टा मार लेना, ओनली वन अर्थ जो है वो इस बार की थीम है। इस बार का मेज़बान देश जो है वो स्वीडन है। ओनली वन अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में शुरुआती चर्चा वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भैया इस 1974 में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है 1974 से, और 72 में जो है इसमें इसका फैसला लिया गया था। तो चलिए अब और आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ओनली वन अर्थ जो है वो इस बार की थीम है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का एक और फ्रेंच ओपन में महिला एकल का। पुरुष एकल की बातचीत आपसे हो चुकी है, महिला एकल की बातचीत भी कर लेते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब किसको दिया गया? फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल जो है, पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल, ये राफेल नडाल ने जीता। किसने? नडाल ने जीता। और यह है उनके जीवन का कौन सा 14वां जो है वो फ्रेंच ओपन है, और वैसे टोटल 22 है। तो 14 और 22 का 2 आंकड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना, 14 और 22 का डाटा जो है वो ध्यान रखना। अब बात करते हैं महिला एकल की। महिला एकल को जीतने वाली जो है वो 4 जून 2022 को पोलैंड की ईगा स्वातेक जो है
उन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता है। 4 जून को इनका मुकाबला हुआ और 5 जून को जो है वो पुरुष एकल का हुआ। तो पोलैंड की रहने वाली है इगा स्वातेक, उन्होंने इसमें जीता है। और इगा स्वातेक ने फाइनल में अमेरिका की कोको गोफ को हराया। 21 साल की इगा स्वातेक ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। हालांकि इन्होंने और किसी भी प्रकार का ग्रैंड स्लैम नहीं जीता आज तक, सिर्फ ये उनके जीवन का दूसरा जो है वो खिताब था और फ्रेंच ओपन ही है वो जो पहला इन्होंने जीत रखा है। बाकी अन्य जो तीनों हैं वो इन्होंने आज तक नहीं जीते हैं। इन्होंने अपने पहले 2020 में महिला सिंगल्स का फाइनल भी क्या किया था, जीता था। 2020 में इन्होंने पहला फ्रेंच ओपन जीता और इस बार भी इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। पोलैंड की रहने वाली है कौन, स्वातेग, जिन्होंने ये जीता है। किसको हराया, अमेरिका की जो है वो कोको गोफ जो है, इन दोनों को हराकर जो है वो ये सफलता इन्होंने हासिल किया। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल जो मैंने आपके सामने बताए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर महिला एकल का भी लिख देता हूँ। महिला एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल, ये महिला एकल का खिताब जो है वो स्वातेग याद कर लो या ईगा स्वातेग, पूरा नाम भी याद कर सकते हो, ईगा स्वातेग ये इनका नाम है। ईगा स्वातेग जो है ये इनका नाम है। और कहाँ की रहने वाली है, तो ये पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की है भैया, पोलैंड की रहने वाली है। और इनके जीवन का दूसरा ग्रैंड स्लैम है, पहला भी इन्होंने 2020 में जीता था, वो भी फ्रेंच ओपन है। चलिए जरा इसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सवालों की भरमार है आज। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के 22वें संस्करण के पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। अभिनेता विकी कौशल ने फिल्म सरदार उधम जो है, इस फिल्म के लिए उन्हें श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो विकी कौशल जो है, इनको श्रेष्ठ अभिनेता जो है उसका पुरस्कार दिया गया है। किस फिल्म के लिए, सरदार उधम के लिए। अभिनेत्री कृति सेनन जो है, इनको बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म पाने वाली जो है वो शेरशाह फिल्म है जिसको ये मिला है। और इसके निदेशक हैं विष्णुवर्धन, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। तो इतने परीक्षा के सवाल हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको दोबारा बोल देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल है फिल्म सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन है जिनको मिमी के लिए। और फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह है। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर है वो विष्णुवर्धन है, इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं पंकज त्रिपाठी को लूडो फिल्म और सई ताम्हाणकर को मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है इसका पुरस्कार जो दिया गया है, सहायक अभिनेता और अभिनेत्री का। तो ध्यान रखना, पंकज त्रिपाठी को सहायक अभिनेता जो कि लूडो फिल्म के लिए, और सई ताम्हाणकर को सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया। ये सहायक वाले भी पूछ लेते हैं तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अभिनेत्री, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, आईफा अवार्ड है जो कि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके लिए तो ये ऐसे सवाल जो होते हैं मेरे मित्रों, ये रामबाण औषधि की तरह काम करते हैं, क्योंकि यही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो अभिनेत्री कृति सेनन है, और आपको पता होगा विकी कौशल है, और इसके अलावा विष्णुवर्धन जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से एक बार फिर कह देता हूँ 5 स्टार सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो भी जरा पढ़ लीजिएगा क्या है। फ्रंटियर बना दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको जवाब देना है फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर है। हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। फ्रंटियर के बाद दूसरे पायदान पर जापान का फुकाकू है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो 111वें नंबर पर आया है। अब इसका अंदाजा लगा लीजिएगा कि दुनिया में कंप्यूटर की भरमार कितनी है और भारत से कितने ऐसे देश हैं जो अपना अच्छा कंप्यूटर बना पाए हैं। सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लैंडमार्क बेंचमार्क स्कोर के साथ एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ दिया है। यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया है। एक एक्साफ्लॉप जो है वो 1000 पेटाफ्लॉप के बराबर होता है, यानी इनकी स्पीड और इनकी क्षमताओं के आधार पर यह मार्क इनको दिया जाता है। तो फ्रंटियर याद रखिएगा और परम सिद्धि जरूर याद रखिएगा। भारत का परम सिद्धि जो है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और 111वें नंबर पर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आवासन मंडल को अभी हाल ही में एक बड़ी सफलता मिली है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंडल की मानसरोवर चौपाटी को जो वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है इसका सर्टिफिकेट अभी हाल ही में प्रदान किया है। यानी जयपुर चौपाटी जो है वहाँ पर क्लीन स्ट्रीट फूड जो हब है इसके रूप में अभी हाल ही में सम्मानित किया है। और यह जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई है, तो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। इसके बाद है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा मार्क 1 की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लड़ाकू जेट विमानों पर तैनाती के लिए 2,971 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बताना है अस्त्र मिसाइलें और उसके संस्करण के बारे में बातचीत करें तो अस्त्र परियोजना आधिकारिक तौर पर 2000 के दशक की शुरुआत में परिभाषित मापदंडों और प्रस्तावित भविष्य के रूपों के साथ शुरू की गई थी। वर्ष 2017 के आसपास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल संस्करण का विकास चरण पूरा हो गया था। वर्ष 2017 से अब तक सुखोई 30 MKI से इसके कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली, आपसे पूछे मार्क 1 मिसाइल अस्त्र जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये वाली। और यहाँ पर मिसाइलें 20 नॉटिकल मील तथा 37 किलोमीटर की सीमा से आगे तक जो है वो मार्क करने में सक्षम है। एम्स को एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हवा में ही छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की मार्क जो है फर्स्ट अस्त्र मिसाइल जो है उसकी आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसकी कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL, उसको रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में आपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये मेरे मित्रों कुछ खबरें थी, और भी बहुत सारी बातें बची हुई है लेकिन बातें करते रहेंगे। ये सब जो आज बताया मैंने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से आप सभी का सुबह 5 बजे इंतज़ार करेंगे गुरुकुल तारानगर के YouTube चैनल पर, और आपकी लाइव क्लासेस भी शुरुआत होगी, आपका रिवीजन भी होगा, सब कुछ वहाँ आपके लिए होने वाला है। तो 2 दिन जो आपके बीच में क्लास नहीं हो पाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।